मॉर्निंग बेटा। आज हम चैप्टर रीड आउट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। इसके मैक्सिमम जो है 30 क्वेश्चन है और कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में ही सारे क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि कुछ 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो 3 टाइप से या 4 टाइप के आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच चैप्टर एंड विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा चैप्टर है जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्णन किया है? तो वो क्या है? आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल कितना है? 12 टू 35 और चैप्टर कितना है? 3rd। ये 2 चीज़ें आपने बस याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स की कौन सी जो आपने 4 जो है इसकी फीचर्स वगैरह बताने हैं। पहली तो ये है कि हमारे जो है चैप्टर 3rd में इंक्लूड किया गया है। सेकंड जो भी है फंडामेंटल्स आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब ये होता है कि हमारा अगर कोई जो राइट्स है वो छीनता है, मान लो जो मेरा इक्वलिटी का राइट है, फ्रीडम का राइट है, कोई ज़बरदस्ती मुझे जो इक्वलिटी के बेस पर मुझे डिस्क्रिमिनेशन करता है, मेरी कास्ट को लेकर, किसी रिलीजन को लेकर किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो मैं कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूँ। फंडामेंटल राइट्स आर द जस्टिसेबल एंड वी कैन मूव द कोर्ट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स। थर्ड है फंडामेंटल्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन बी इंजॉयड विद इन द लिमिट्स। ये नहीं है कि ये असीमित है। जो अगर मान लो कि मुझे फ्रीडम का राइट मिला हुआ है तो मैं जो मर्जी किसी को कुछ बात कह सकता हूँ। अगर मुझे सेकुलर का, रिलीजन का जो है राइट्स मिला है तो मैं किसी भी धर्म के खिलाफ बोल सकता नहीं। ये जो भी हम राइट्स इंजॉय कर रहे हैं वो लिमिट में रहकर करेंगे कि हमारे राइट को इंजॉय करते हुए किसी को कोई भी हानि ना हो, किसी को हर्ट ना हो। फंडामेंटल राइट्स से डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिटीजन एंड अलायंस मीन्स अलायंस टू नॉट इंजॉय द सर्टेन राइट्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन और अलायंस के बीच में भी अंतर करता है। सिटीजन मान लो जो इंडियन का नागरिक है, ठीक है, उसके पास जो है एक आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर कार्ड है। लेकिन अलायंस जो बाहर से विदेशी लोग आते हैं, कोई कनाडा से आया, कोई श्रीलंका से आया, कोई पाकिस्तान से आया, वो इंडियन के पूरे राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें ये डिस्टिंग्विश करता है। ये 4 हो गए। पहले तो ये 3rd चैप्टर में है, सेकंड ये जस्टिसेबल है, 3rd ये एब्सोल्यूट नहीं है, एंड ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द सिटीजन एंड अलायंस के बीच में। नेक्स्ट है कैन इंडियन पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। क्या जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है, मान लो कि इस टाइम जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उसे अमेंड कर सकती है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है। तो इस चीज़ में टाइम टू टाइम काफ़ी बहस हुई थी। कभी कह देती थी सुप्रीम कोर्ट के कर सकती है, कभी कहती थी नहीं कर सकती। तो जो फिर भी काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई है। जैसे प्रॉपर्टी का अधिकार, हमारा जो 7 अधिकार था, हमारे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 7 अधिकार माने जाते थे। लेकिन ऐसे 2-3 मुकदमे आए, गोलकनाथ का मुकदमा हो गया, ठीक है, तो ऐसे 1-2 मुकदमे आए जिसके कारण ये हो गया कि जो प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट्स है उसे वो वहाँ से निकालना पड़ा, तो उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया। चलो आंसर के अकॉर्डिंग देखते हैं। इन 1967 द सुप्रीम कोर्ट इन द गोलकनाथ case had declared that the parliament cannot amend the fundamental rights, but through the 42nd amendment of the constitution made in April 1971, parliament had restored to itself the right to amend the fundamental rights by the procedure laid down the article 368। पहले तो गोलकनाथ का मुकदमा आया था 1967 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आप वो फंडामेंटल राइट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। बट फिर 1971 में मतलब खुद ही 42nd अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि अगर आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम आती है तो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस की जा सकती है। नेक्स्ट है
आर द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट? क्या फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट है, असीमित है? ये हमने पढ़ी थी ना चौथी थर्ड विशेषता, तो हमने ये पढ़ा था नहीं, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स जो है किसी लिमिट में रहकर इंजॉय करते हैं। तो जहाँ क्लियर कर रहे हैं कैसे आप एब्सोल्यूट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ द लिमिटेशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक लंबी लिस्ट है जहाँ बताया गया है कि आप जब आप राइट्स को इंजॉय करते हो तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो मुझे रिलीजन का मिला है राइट्स, मुझे जो है एजुकेशन का राइट्स मिला है, तो मैं अपने रिलीजन का या एजुकेशन का या स्पीच का राइट इस प्रकार यूज़ नहीं करूँगी कि वो दूसरी कास्ट को, दूसरी कौम को किसी तरह की हानि हो। ठीक है, किसी लिमिट में रहकर ही इंजॉय करूँगी। सेकंड, पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। जहाँ चीज़ आ चुकी थी ना कि 42nd अमेंडमेंट हुई थी, उसके अकॉर्डिंग कह दिया कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। इट मीन्स पार्लियामेंट इसे चेंज कर सकती है। एंड थर्ड, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आपको पता है 3 टाइप की इमरजेंसी लागू होती है ना? फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, नेशनल इमरजेंसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। इन 3 इमरजेंसी के दौरान जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो ख़त्म किए जा सकते हैं, जस्ट 21 आर्टिकल को छोड़कर, क्योंकि 21 आर्टिकल है हमारा जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार तो नहीं खो सकते, बाकी हमारी जो लिबर्टी का अधिकार है, फ्रीडम का अधिकार है, जो फंडामेंटल जो राइट ऑफ द इक्वालिटी का है, ठीक है, ऐसे जो भी शेयर अधिकार है वो ख़त्म किए जा सकते हैं 21 आर्टिकल को छोड़कर। फिर आपको बताया गया है कि आपने बताना है कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपका किसी प्रकार को शोषण नहीं किया जाएगा, अगर किया जा रहा है किसी भी प्रकार तो आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हो। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, आप कोई भी अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हो, इवन के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज़ होती हैं कि आपको ज़बरदस्ती कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसके अकॉर्डिंग 5 टाइप के मैंडामस होते हैं कि इन केस आपको गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले अदालत में पेश करना होता है कि आपको कारण बताया जाएगा कि किस रीज़न के कारण आपको गिरफ्तार किया गया है। विदाउट उसे बताए बिना आप पर कोई भी एक्शन या लाठीचार्ज नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इनका एक्सप्लेनेशन किया गया है 1 by 1। पहला है व्हाट डू यू मीन बाय द राइट इक्वालिटी। इक्वालिटी राइट क्या है? जब 14 to 18 कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या है? तो इट मीन्स 14 से लेकर 18 जो राइट्स है उसमें क्या वर्णन है? इक्वालिटी का। कहता है कि 14 to 18 कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू इक्वालिटी विच एम्स ऑफ एंड एट द एंडिंग ऑफ ऑल टाइप द इनइक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। अब बताया गया है कि जो 14 में क्या है कि कानून का शासन होगा, कानून के सामने सभी समान होंगे, यानी कि एक चपड़ासी से लेकर एक राष्ट्रपति के साथ तक सेम कानून के सामने सेम समान होंगे, इक्वल होंगे। एंड आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग कहा गया कि प्रोहिबिशन द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस एट्सेट्रा। आपको कास्ट, कलर, रिलीजन्स के आधार पर किसी भी तरह कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन, वितकरा नहीं किया जाएगा। मान लो कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या जॉब ले रहे हो या जॉब कर रहे हो, वहाँ पर आपकी कोई कास्ट रिलीजन नहीं देखा जाएगा, आपकी योग्यता को देखा जाएगा। 16 कहता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी जब भी आपकी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं। एंड 17 कहा गया है कि अनटचेबिलिटी जो होती थी ना, छुआछूत जो हमारे इंडिया में चलती थी, वो ख़त्म कर दी जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा ये शूद्र है, ये नीची जात का है, तो ये मंदिर में आ गया या इस धार्मिक स्थान पर आ गया तो ये अशुद्ध हो गया, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 में कहा गया है कि प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फर्मिंग एनी टाइटल।
आप स्टेट की परमिशन के बिना कोई भी टाइटल किसी देश से नहीं ले सकते। अगर आप इंडियन के सिटीज़न हो, जैसे कोई राजा की उपाधि, कुछ महाराजा की उपाधि, कुछ ऐसे मिल जाती है ना, तो आप टाइटल वगैरह नहीं ले सकते। अगर आपको कोई देश सम्मानित कर भी रहा है तो पहले आप इंडियन की परमिशन लोगे। ठीक है, ये हो गया 14 to 18। इक्वल टू जन के रूल ऑफ लॉ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 16 में क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, 17 में अनटचेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और 18 में आप टाइटल जो भी लेना स्टेट से परमिशन लेंगे। नेक्स्ट है 19 आर्टिकल क्या है। 19 आर्टिकल में सारी फ्रीडम की बात की गई है, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम, असेंबली बनाने की कोई फ्रीडम, यूनियन बना सकते हो, ठीक है, किसी देश अपने देश में कहीं भी किसी भी टेरिटरी में घूम फिर सकते हो, और फ्रीडम टू रिजाइड किसी भी अपने देश के किसी भी पार्ट में। मान लो आप पंजाब से हरियाणा जाना चाहते हो, हरियाणा से केरला जाना चाहते हो, तो आप सेटल हो सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी टू एनी ऑक्यूपेशन, आप कोई भी अपनी चॉइस का ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हो। ये होगी फ्रीडम। ये 6 टाइप की फ्रीडम डिस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट है व्हाट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस। अगर कि जो है इंडिविजुअल को अगर वो अपराधी साबित हो जाता है तो कौन कौन सी मल्पी आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। कहता आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन द फॉलोइंग प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस। नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम। मान लो कि आपने बाइक में जाते हेलमेट नहीं पहना, आपको एक बार फाइन हो गया, ठीक है, 500 फाइन है या जितना भी है, तो जितना फ़ाइन उतना ही फ़ाइन होगा, इसके ज़्यादा फ़ाइन नहीं होगा। और दूसरी बात, एक ही चीज़ के लिए बार बार नहीं दोबारा उस चीज़ का फ़ाइन होगा। आपने फ़ाइन का भुगतान कर दिया है, लाइसेंस नहीं है उसका भुगतान कर दिया है, तो वो बार बार नहीं होगा। आपने कोई सज़ा, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ द लॉ। पहली बात तो ये कि अगर आपने कोई कानून तोड़ा ही नहीं है, ठीक है ना, ब्रीच ऑफ द लॉ, आपने कोई कानून तोड़ा ही नहीं है, तो आपको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। एंड सेकंड, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू बी पनिश्ड ग्रेटर दैन द प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ये बात जहाँ आती है कि आपने अगर कोई कानून तोड़ा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग, उसी लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी, उससे अलग सज़ा नहीं मिलेगी। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड मोर, और अगर सज़ा मिल चुकी है, मान लो आपको लाइसेंस नहीं है आपके पास, है ना, बाइक का, तो उस चीज़ का अगेन दोबारा फाइन नहीं होगा। नो अरेस्ट पर्सन शैल बी डिनाइड द राइट टू बी डिफेंड बाय द काउंसिल ऑफ हिज चॉइस। तो आपको ज़बरदस्ती गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जी। आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग आपके जो है जो प्रोटेक्शन जो चीज़ें आती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। ये हुआ था कि स्पेशली पंजाब में, कुछ और स्टेटों में, कि जहाँ लगता कि ये देश को, देश की आज़ादी को, देश की स्वतंत्रता को, देश की यूनिटी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके अधीन वो पोटा कानून लागू करके उसे ज़बरदस्ती उठा कर गिरफ्तार कर लिया जाता था लोगों को। आर्टिकल 22 द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इनएक्टिंग ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ विच प्रोवाइड फॉर द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट वायलेशन ऑफ लॉ। पहले हमने ये चीज़ पढ़ी 20 में कि जब तक आपने कानून को तोड़ा नहीं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बट उल्टा 22 में ये भी कहा गया है कि अगर देश को लगता है, ठीक है, तो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, चाहे आपने कानून नहीं तोड़ा। किस मकसद के लिए। द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ नॉट टू पनिश एनी पर्सन बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम committing a crime. These days, preventive detention is in force under the name of the Prevention of Terrorism Act. इस चीज़ को ध्यान में रख कर कि आप पर संदेह क्रिएट हो रहा है कि आप देश में कुछ ऐसी गतिविधि चलाने की कोशिश कर रहे हो जिसके कारण देश की एकता को, देश की अखंडता को नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर आप पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लग सकता है आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वट इज़ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ राइट क्या है। अगर आपको कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है, आपका शोषण करता है, तो आप क्या क्या राइट्स यूज़ कर सकते हो।
ये आर्टिकल 23 एंड 24 में इसका एक्सप्लेन किया गया है। 23 में कहा गया है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड ट्रैफिक कमिंग अ ह्यूमन बीइंग ऑल फॉर्म्स ऑफ द फोर्स लेबर इनवॉलंटरी वर्क डन विदाउट द पेमेंट मीन्स बेकार। आपको मजदूरी दिए बिना कोई ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकता। मान लो कि ये नहीं कि जैसे अंग्रेज़ों के समय में होता है कि ज़बरदस्ती आदमियों को बंदी बनाकर किसी फैक्ट्री में काम करवाया जाता था, बंधुआ मजदूरी कहते थे। ऐसे आप किसी से काम नहीं करवा सकते। उसकी मर्जी है, आपकी फैक्ट्री में काम करना चाहता है, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूशन में जॉब करना चाहता है, तो तब काम होगा। तो उसके बदले आप उसको बेकार और उसकी जो वेजेस है वो भी दोगे। उसकी मर्जी के खिलाफ उसे आप जॉब करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एंड 24 में कहा गया है प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 14। जो 14 साल से कम बच्चे हैं उससे आप ज़बरदस्ती कोई मजदूरी नहीं करवा सकते, यानी कि करवा ही नहीं सकते। अगर आपको लगता है आपकी दुकान में, शॉप में, कहीं 14 ईयर, इवन के घर में भी कोई काम करने वाली लड़की है, 14 साल से नीचे हैं, तो कोई भी उसके ऊपर क्लेम कर सकता है, कानूनी एक्शन हो सकता है, ठीक है, कि 14 साल के नीचे बच्चों को काम करने की मनाही है। नेक्स्ट है विच राइट इज़ प्रोवाइड द इन आर्टिकल 25 टू 28 इफ़ आई से 28 का आर्टिकल क्या है, जहाँ रिलीजन फ्रीडम क्या है। इट मीन्स 25 से 28 के में कौन से राइट है, रिलीजन के, धर्म से रिलेटेड। आर्टिकल 25 टू 28 प्रोवाइड फॉर द राइट टू रिलीजन फ्रीडम। 25 guarantee the freedom of the conscience and the right to profess, practice, propagate any religion of the choice of all person। 25 आर्टिकल आपको ये गारंटी देता है कि आप कोई भी धर्म को अपना सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई धर्म चूज़ कर सकते हो। 26 आर्टिकल क्या कहता है, ग्रांट टू एवरी सिटीजन द रिलीजन डोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजन एंड द चैरिटेबल पर्पज़। 26 आर्टिकल आपको ये परमिशन देता है कि आप धर्म के आधार पर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कुछ और भी इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। जैसे आप कोई गुरुद्वारा बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, जहाँ एजुकेशन, हॉस्पिटल बना सकते हो, स्कूल कॉलेज बना सकते हो, ठीक है। तो चैरिटेबल पर्पज़ को ध्यान में रखकर आपको ये परमिशन है। आर्टिकल 27 कहता है कि प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स। आपको पता होगा जितने मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, जो धार्मिक स्कूल कॉलेज होते हैं, वो प्रॉफिट में क्यों चलते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देते, सरकार उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगाती, क्योंकि उन्होंने क्या कहा होता है कि हम भी लोगों की जो है भलाई के लिए, चैरिटेबल के लिए पर्पज़ को ध्यान में रखकर काम करते हैं। तो आपको पता ही है कि कितना ये चैरिटेबल काम करते हैं। कहते हैं कि इन पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड आर्टिकल 28 प्रोहिबिट द इम्पार्टिंग ऑफ द रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली और पार्टली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। बट 28 आर्टिकल ये कहता है कि आप जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट का स्कूल है, इंडिया का कॉलेज है, इंडिया का स्कूल है, इंडिया का हॉस्पिटल या कुछ भी है। वहाँ पर आप स्पेशल धर्म को फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वंस अगेन के 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल्स हैं धर्म से रिलेटेड। 25 कहता है कि आप कोई भी धर्म को अपना लो, आपकी मर्जी है। 26 कहता है आप इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। 27 कहता है कि जो भी आपने इंस्टीट्यूशन खोली है आप पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। बट 28 कहता है कि आप गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन में जो धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राइट एनी टू राइट्स विच मेक इंडिया ए सेकुलर स्टेट। आप किस आर्टिकल से कह सकते हो कि हमारा देश जो सेकुलर स्टेट है, कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं, जहाँ कह लो कि हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करता है।
Article 14 to 18 of the Constitution provide right to equality and prohibited discrimination based on the caste, religion, color, and creed and race. Article 25 to 25 article granted of the right to these articles, citizen can adopt, profess, practice, and propagate any religion. These provisions are the indicate of the India being a secular state. दो टाइप के आर्टिकल हैं. एक तो जो हमारा जो 14 से लेकर 18 तक है इक्वालिटी का राइट्स, और दूसरा जो 25 से 28 तक है रिलीजन का आर्टिकल, जहाँ से हमें ये संदेश मिलता है, संकेत मिलता है कि हमारा इंडिया सेकुलर स्टेट है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द कल्चर एंड एजुकेशन राइट, जहाँ आर्टिकल 29 से 30 आर्टिकल क्या है. 29 एंड 30 आर्टिकल जो है हमारा कल्चर एंड एजुकेशन का राइट देता है कि आप अपनी कोई भी कल्चर को प्रमोट कर सकते हो, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई कुछ भी है, ठीक है ना, आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हो. एजुकेशन राइट विच एम एट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मिनॉरिटी, जो मिनॉरिटी के लोग हैं जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, गुज्जर हो गए, ऐसे लोग वगैरह. आर्टिकल 29 लेस डाउन दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइन इन द टेरेटरी ऑफ इंडिया हैविंग देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को बचा कर रख सकते हैं, स्क्रिप्ट होगी, कल्चर हो गया, shall have the right to conserve the same. Article 30 provide that all minority whether based on the religion है, चाहे वो जहाँ लैंग्वेज के बेस पर है, कम लोग हैं, ठीक है, देश में 2% है, 1% है, जहाँ कुछ भी है, धर्म के आधार पर है, जहाँ भाषा के आधार पर है, shall have the right to establish and administer education and institution of their choice. Next है which provisions have been made into the constitution of for the protection of the interest of minority. किस आधार पर आप कह सकते हो कि minorities को भी अधिकार मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को देखकर. पहली बात तो ये कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इसके आधार पर हम कह सकते हैं. सेकंड, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एक्सेट्रा. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग द holding of public office, freedom of religion, right to maintain the conserved language, script and culture. No citizen shall be denied admissions to the education institution on the ground of the religion, race, caste, language, or any of them, and right of the minorities to establish and administration education institution. Next है ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होगा. What is meant by the right to constitutional remedies? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है, या 32 आर्टिकल क्या है, जहाँ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है. तीनों टाइप का क्वेश्चन हो सकता है. आर्टिकल 32 से आप क्या समझते हो, जहाँ रिट्स क्या होते हैं, रेमेडीज़ क्या होती हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कह लो. कहते हैं आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू द इंडियन सिटीजन. दिस राइट टू इम्प्लाई दैट सिटीजन कैन मूव द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अदर फंडामेंटल राइट्स. अगर किसी को लगता है कि मेरे जो राइट्स है इक्वालिटी का, फ्रीडम का, कोई भी रिलीजन का कोई भी राइट जो है मुझसे छीना गया है, जहाँ मेरी उसी हानि हुई है मेरे अधिकार की, तो आप कोर्ट में मूव कर सकते हो. कीपिंग इन व्यू द importance of the right, Dr. Ambedkar has characterized the right at the soul of the constitution, because if we take away this right out of the constitution, other right will be become useless. अम्बेडकर ने कहा था ये राइट ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर ये ही राइट नहीं होगा मान लो, तो आपके बाकी सारे अधिकार ख़त्म, एक तरफा यूजलेस है, मीनिंगलेस है. मान लो कि आपको कोई फ्रीडम का अधिकार नहीं दे रहा, आपके साथ इक्वालिटी का राइट नहीं मिल रहा आपको, तो आप किसका दरवाज़ा खड़काओगे, अदालत का ही ना. तो अदालत के दरवाज़ा खड़काने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविज़न तो होनी चाहिए ना, तो वो है 32 आर्टिकल. तो 32 आर्टिकल हमें देता क्या है, क्या कहता है, वहाँ पर हमें 5 चीज़ें मिलती है. रिट ऑफ द हैबिस कार्पस, रिट ऑफ द मैंडामस, रिट ऑफ द प्रोहिबिशन, रिट ऑफ द कोवरेंटो, रिट ऑफ द शेरिडोरेरी. ये चीज़ें हैं आपको 5 मिलती है. ये भी आगे हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़ें होती क्या हैं. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी इन इंडिया.
अच्छा, हमने स्टडी में कहा था कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 अधिकार थे, लेकिन एक दो ऐसे मुकदमे आए, गोलकनाथ का मुकदमा आया, सारा बानो का मुकदमा आया, जिसके दौरान ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी का अगर अधिकार आता है तो वो इक्वालिटी का अधिकार नहीं रह जाता, फ्रीडम का अधिकार नहीं रहता। तो फॉर दिस रीज़न जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो ख़त्म हो गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कैसे बनाया और किस आर्टिकल में अब इंक्लूड है वो हम देखेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी वाज इंक्लूड एज अ फंडामेंटल राइट इन द आर्टिकल 19F. Article 31 of the Constitution. However, by 44 amendment of the Constitution made in 1979, a right to property was taken away from the list of the fundamental rights and made only a legal right. पहले हमारा ये राइट था, बट 44 अमेंडमेंट हुई, उसके द्वारा ये जो राइट है वो फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया और इसे लीगल राइट बना दिया गया। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का राइट होगा तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, जितनी मर्जी आप प्रॉपर्टी कमाओ, जो मर्जी करो। लेकिन आपको प्रॉपर्टी का राइट नहीं है तो आपकी निश्चित आमदनी के बाद में आपको टैक्स लगेगा। लीगल राइट बना दिया है। एंड फॉर दिस पर्पज आर्टिकल 300A वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे किस में इंक्लूड कर दिया? आर्टिकल 300 में। नाउ स्टेट कैन मेक एनी चेंज इन द राइट टू प्रॉपर्टी थ्रू द ऑर्डनरी लॉ। कोई भी ऑर्डनरी लॉ, मान लो आपकी रोड पर कोई ज़मीन आ रही है, आप नहीं चाहते देना, लेकिन सरकार आपसे ले सकती है किसी भी ऑर्डनरी कानून को पास करके, क्योंकि ये आपका प्रॉपर्टी राइट नहीं रह गया, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं रह गया, जी लीगल राइट बन गया है। अंडर विच कंडीशंस फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंड। हमने पीछे बात की थी कि हमें ये राइट्स मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट्स 6 टाइप के, लेकिन जब इमरजेंसी लागू हो जाती है देश में, कोई भी फाइनेंशियल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है, नेशनल हो जाती है, 3 टाइप की इमरजेंसी है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स वो छीन लिए जाते हैं। कौन कौन से छीन लिए जाते हैं? ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352, 6 फ्रीडम लिस्टेड 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। 6 आर्ट हमने देखे थे ना, फ्रीडम राइट, हमारे जो 6 टाइप के अधिकार थे, इसकी बात हो रही है आर्टिकल 19 की। इसके अकॉर्डिंग हमें 6 टाइप के अधिकार मिले थे ना, कि आप अपनी स्पीच एक्सप्रेशन कर सकते हैं, आप कहीं भी असेंबली इकट्ठी कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, किसी भी देश, अपने देश में किसी कौम कहीं कोने पर घूम फिर सकते हैं। लेकिन इन केस हमारे देश में कोई इमरजेंसी लागू हो जाती है 3 टाइप में किसी भी एक टाइप की, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई स्पीच नहीं दे सकते। मान लो आपकी स्पीच बाद में देश को नुकसान पहुँचा सकती है, कोई ऐसे शब्द बोले गए, ऐसी लाइन बोली गई तो देश की एकता अखंडता भंग हो सकती है। तो वो हमारे आर्टिकल जो 19 है, सबसे पहले इसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, कहता 19 ऑटोमेटिकली गेट सस्पेंड बिसाइड द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर अंडर द आर्टिकल 359 सस्पेंड ऑल राइट्स बाय मेकिंग द प्रोक्लेमेशन टू द दैट अफेक्ट। तो जो बाकी वाले राइट्स हैं वो भी फिर 359 आर्टिकल लगाकर, पहले 52 लगाया था, 59 लगाकर भी बाकी अधिकार भी छीने जा सकते हैं। इन दिस केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल 32 आसो गेट्स। तो जो 32 आर्टिकल था ये वाला रेमेडीज वाला, ये 5 टाइप के, ये भी ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ 21 आर्टिकल को छोड़कर। विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंड? जस्ट 21। ठीक है, चाहे जिससे जैसी मर्जी इमरजेंसी लागू हो जाती है। ये हमारा लाइफ का है, पर्सनल लिबर्टी का है, ये आर्टिकल हमसे नहीं छीना जा सकता। नेक्स्ट है राइट डाउन द प्रोविजन ऑफ मेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन सी हमारे संविधान में प्रोविज़न बनाई गई है जिसके कारण कोशिश होती है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे ना छीने जाएँ। पहली बात तो ये आर्टिकल 13 प्रोहिबिटेड मेकिंग ऑफ लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। हमारे 13 आर्टिकल में कहा गया कि आप फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाओगे। 32 में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई है। 21 आर्टिकल दिया गया है जो कभी भी सस्पेंड नहीं होता। और कोर्ट के पास, हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू है। मान लो पार्लियामेंट कानून बनाती भी है तो लगता है किसी को ये कानून हमारे
फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर रहे हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, तो कोर्ट जुडिशल रिव्यू यूज़ करके वो कानून को रद्द कर सकती है। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 10 क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स बेटा।